नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और अचानक खट से एक आवाज आए और पूरे घर में अंधेरा? हम सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। एमसीबी ट्रिप हो गया। या ये छोटी छोटी चीजें जैसे पंखे का धीरे धीरे चलना या सॉकेट में प्लग लगाते हुए वो हल्की सी चिंगारी, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं आम परेशानियों की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प गाइड लगी है, एसेंशियल इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग एंड सेफ्टी गाइड, और हमारा मिशन है इसके जरिए हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की छुपी हुई भाषा को समझना। छुपी हुई भाषा, ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि बिजली की वायरिंग मतलब दीवारों के अंदर तारों का एक जाल, बस। हाँ, इससे ज्यादा क्या ही होगा। लेकिन असल में ये हमारे घर का, आप कह सकती हैं, नर्वस सिस्टम है। एक जिंदा सिस्टम जो लगातार हमें सिग्नल भेजता है। और अगर हम इन सिग्नल्स को समझ जाएं तो हम अपने घर को बड़े खतरों और बड़े खर्चों से भी बचा सकते हैं। घर का नर्वस सिस्टम, वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो इस हिसाब से वो एमसीबी का गिरना कोई खराबी नहीं हुई, वो एक सिग्नल हुआ। बिल्कुल। एमसीबी का गिरना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपके घर का पेन रिसेप्टर है। वो चीख कर बता रहा है कि सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारा काम उस दर्द की वजह ढूंढना है, ना कि उसे नजरअंदाज करना। हाँ, गाइड के हिसाब से इस दर्द की 3 मुख्य वजह हैं: ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ढीली वायरिंग। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ढीली वायरिंग। सुनने में ये तीनों, मतलब एक आम इंसान के लिए इनमें क्या फर्क है? चलिए इसे शरीर वाले उदाहरण से ही समझते हैं। ओवरलोड मतलब सिस्टम को उसकी क्षमता से ज्यादा खिला देना। अच्छा। सोचिए, एक ही पावर स्ट्रिप पर आपने हीटर भी लगा दिया, गीजर का पॉइंट भी वहीं से ले लिया और किसी ने आके हेयर ड्रायर भी चला दिया। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो ये उस सर्किट के डाइट से बहुत ज्यादा है। नतीजा, सिस्टम ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता और एमसीबी यानी पेन सिग्नल सप्लाई बंद कर देता है। ये सबसे आम वजह है। अच्छा, तो ये हमारी आदतों से जुड़ी समस्या है। और शॉर्ट सर्किट, वो क्या चीज है? शॉर्ट सर्किट वो एक ज्यादा गंभीर और आप कह सकती हैं अंदरूनी चोट है, जैसे शरीर के अंदर कोई नस फट जाए। जब 2 तार जिन्हें कभी आपस में छूना नहीं चाहिए, जैसे फेज और न्यूट्रल, वो किसी वजह से अंदर ही अंदर टकरा जाते हैं, तो बिजली को एक शॉर्टकट मिल जाता है। इससे करंट एक सैलाब की तरह बहता है, जो सामान्य से 100 गुना ज्यादा भी हो सकता है। एमसीबी इस जानलेवा सैलाब को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचानकर मेन गेट बंद कर देता है। और यही आग लगने का एक बड़ा कारण बनता है। सबसे बड़े कारणों में से एक। और ढीली वायरिंग, वो किस तरह की चोट हुई? ढीली वायरिंग आप उसे एक मोचाए जोड़ की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। स्विच के पीछे या सॉकेट के अंदर अगर तार ठीक से कसे नहीं है तो कनेक्शन ढीला रह जाता है। इस ढीले पॉइंट पर बिजली को गुजरने में मेहनत करनी पड़ती है, जिससे स्पार्किंग होती है और वो हिस्सा गर्म होने लगता है। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाला धीमा दर्द है, जो अगर बढ़ जाए तो वो सॉकेट या स्विच जल भी सकता है। कमाल है। तो ओवरलोड मतलब बदहजमी, शॉर्ट सर्किट मतलब अंदरूनी ब्लीडिंग, और ढीली वायरिंग मतलब एक पुराना दर्द। गाइड में एक समाधान लिखा है, सही रेटिंग की एमसीबी लगाना। इसका क्या मतलब है? क्या ज्यादा पावरफुल एमसीबी लगाना ज्यादा सेफ नहीं होगा? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और बेहद खतरनाक भी। खतरनाक? आपका सवाल ऐसा है कि क्या दर्द को महसूस ही न करने वाली दवा खाना ज्यादा सेफ है? नहीं, हर एमसीबी की एक एम्पियर रेटिंग होती है, 6A, 16A, 32A। ये रेटिंग आपके घर की दीवारों में लगे तारों की मोटाई के हिसाब से तय होती है। तारों की मोटाई के हिसाब से? एमसीबी आपके उपकरण को नहीं, बल्कि दीवार के अंदर छिपे तारों को बचाता है। 1 मिनट, ये बात बहुत दिलचस्प है। एमसीबी तारों को बचाता है? जी हाँ। सोचिए, आपके एयर कंडीशनर के लिए एक मोटा तार लगा है जिसकी क्षमता 20 एम्पियर है। उस पर 16 एम्पियर का एमसीबी एकदम सही है। ठीक है। लेकिन अगर आप उस 16A एमसीबी की जगह एक 32A का एमसीबी लगा दें, ये सोचकर कि ये ज्यादा पावरफुल है, तो बेहतर होगा? नहीं, तो आप अपने घर के सेफ्टी सिस्टम को अंधा कर रही हैं। अब अगर एसी में कोई खराबी आई और वो 25 एम्पियर करंट खींचने लगा, तो आपके तार अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाएंगे, पिघलने लगेंगे। लेकिन एमसीबी ट्रिप ही नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो तो 32 एम्पियर का इंतजार कर रहा है। गलत एमसीबी लगाना वैसा ही है जैसे फायर अलार्म को कहना कि जब तक पूरा घर आग ना पकड़ ले तब तक मत बजना। बाप रे,
ये तो उल्टा ही खतरनाक हो गया। अच्छा, तो हमने अभी उन सिग्नल्स की बात की जो अचानक आते हैं, जैसे एमसीबी का गिरना, लेकिन उन लक्षणों का क्या जब पूरा सिस्टम ही सुस्त और थकावा सा लगे, जैसे गाइड में लिखा है पंखे का धीरे चलना। हाँ, ये शार्प पेन नहीं बल्कि क्रोनिक फटीग या लो ब्लड प्रेशर जैसा है। जब घर के उपकरण अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते, पंखे का धीरे चलना इसका सबसे आम उदाहरण है। ज्यादातर मामलों में इसका अपराधी होता है कैपेसिटर मैंने देखा है, वो एक छोटा सा सफेद सेल जैसा होता है। इसका काम क्या है? आप कैपेसिटर को पंखे की मोटर के लिए एक एनर्जी ड्रिंक समझ सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक? हाँ, या एक धक्का देने वाला साथी। जब पंखा बंद होता है तो उसे घूमने के लिए एक शुरुआती जोरदार घुमाव की जरूरत होती है। कैपेसिटर ठीक वही करता है। वो एक छोटी बैटरी की तरह चार्ज स्टोर करता है और स्विच ऑन होते ही मोटर को एक किक स्टार्ट देता है। अच्छा। समय के साथ ये अपनी ताकत खो देता है, धक्का कमजोर हो जाता है और पंखा बेचारा धीरे धीरे घूमने लगता है। और अगर सिर्फ पंखा नहीं बल्कि घर की ट्यूबलाइट भी डिम लग रही हो, मिक्सी भी कम जान से चल रही हो, तब क्या? बहुत अच्छा सवाल। अगर शरीर के सिर्फ एक हिस्से में कमजोरी है तो शायद उस हिस्से में दिक्कत है, यानी कैपेसिटर। लेकिन अगर पूरा शरीर ही सुस्त है तो ये लो ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है, यानी लो वोल्टेज। इसका मतलब है कि आपके घर में पीछे ग्रिड से ही बिजली की सप्लाई कम आ रही है। ये एक व्यापक समस्या है जो आपके हर उपकरण पर असर डालेगी। इसी से जुड़ा सवाल है मोटर का। मान लीजिए पानी की मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही। गाइड कहती है कि वजह कैपेसिटर या वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। ये वाइंडिंग डैमेज कितनी गंभीर चोट है? देखिए, कैपेसिटर की खराबी तो एक मामूली मोच जैसी है जो आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन वाइंडिंग डैमेज एक इंटरनल इंजरी की तरह है। ओके। मोटर के अंदर तांबे के तारों की बारीक कॉइल्स होती हैं जिन्हें वाइंडिंग कहते हैं। यही मोटर का दिल है। ज्यादा गर्म होने या ओवरलोड की वजह से जब ये अंदरूनी तार जल जाते हैं या टूट जाते हैं, उसे वाइंडिंग डैमेज कहते हैं। तो इसके लिए तो फिर एक्सपर्ट को ही बुलाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए प्रोफेशनल मदद की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने तेज दर्द और सुस्ती की बात कर ली। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे झटकों या अस्थिरता के संकेतों की, जैसे बल्ब का जलना बुझना, जैसे हम फ्लिकरिंग करते हैं। हाँ, ये शरीर के उन छोटे छोटे ट्विचेस की तरह हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। पर वे किसी बड़ी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। बल्ब का फ्लिकर करना अक्सर एक ढीले होल्डर या खराब बल्ब की वजह से होता है, जिसे हम खुद भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर नया बल्ब लगाने पर भी यह हो रहा है तो मतलब होल्डर के अंदर के कॉन्टैक्ट्स खराब हो गए हैं और वहां स्पार्किंग हो रही है जो गर्मी पैदा कर रही है। अपने स्पार्किंग की बात की। मेरे घर में भी एक सॉकेट है जिसमें प्लग लगाने पर हमेशा एक छोटी सी टिक की आवाज के साथ चिंगारी निकलती है। मैं सालों से उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। क्या ये खतरनाक है? बहुत खतरनाक हो सकता है। सॉकेट में स्पार्क आने का सीधा मतलब है कि अंदर के टर्मिनल ढीले पड़ गए हैं। अच्छा। प्लग की पेन और टर्मिनल के बीच एक छोटा सा एयर गैप बन जाता है और बिजली को उस गैप को कूद कर पार करना पड़ता है। यही कूद स्पार्क के रूप में दिखती है। और ये स्पार्क गर्मी पैदा करता है, बहुत ज्यादा गर्मी, जो धीरे धीरे प्लास्टिक को पिघला सकता है, तारों के इंसुलेशन को जला सकता है और आग का कारण भी बन सकता है। इसे तुरंत बदलवाना चाहिए। इसी से जुड़ी एक और बात गाइड में है, प्रॉपर अर्थिंग। कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है। ये अर्थिंग आखिर है क्या और ये हमें बचाती कैसे है? अर्थिंग हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एयरबैग है। एयरबैग? हाँ, या पैराशूट। यह एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो तब काम आती है जब सब कुछ गलत हो जाता है। सोचिए, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर कोई तार कटकर उसकी मेटल बॉडी से छू गया। बाप रे। अब उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। जैसे ही आप उसे छुएंगे, करंट आपके शरीर को अपना रास्ता बनाकर जमीन में जाने की कोशिश करेगा और नतीजा घातक हो सकता है। और अर्थिंग होने पर क्या होता है? अगर प्रॉपर अर्थिंग है तो उस मशीन की बॉडी से एक मोटा हरा तार पहले से ही जमीन से जुड़ा होता है। ठीक है। करंट को इंसान के शरीर और मोटे तांबे के तार के बीच एक रास्ता चुनना होता है। बिजली हमेशा आसान रास्ता चुनती है। बिल्कुल। सारा का सारा करंट उस अर्थ वायर के जरिए पलक झपकती ही जमीन में चला जाएगा और इससे सर्किट में इतना ज्यादा करंट बहेगा कि एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक जानलेवा झटके से बच गईं। अर्थिंग एक खामोश बॉडीगार्ड है। वाह,
ये तो सच में एक लाइफ सेवर है। अब तक हमने उन संकेतों की बात की जिन्हें हम देख या सुन सकते हैं, पर गाइड में एक ऐसे खतरे का भी जिक्र है जो खामोशी से आता है, तारों का गर्म होना। और ये शायद सबसे खतरनाक लक्षण है। ये सिस्टम के बुखार की तरह है। बुखार? हाँ, बुखार खुद में बीमारी नहीं है, पर यह बताता है कि शरीर के अंदर कोई गंभीर इन्फेक्शन लड़ रहा है। तार का गर्म होना ये बताता है कि वायरिंग सिस्टम एक बहुत बड़े तनाव से गुजर रहा है। और इसके कारण क्या हैं? इसके दो मुख्य कारण हैं। लोड के हिसाब से तार का पतला होना और ओवरलोडिंग। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे पानी के पाइप के उदाहरण से समझिए। आपको एक बड़ा स्विमिंग पूल भरना है और आपके पास एक पतली सी गार्डन वाली पाइप है। आप मोटर फुल स्पीड पे चला देते हैं, क्या होगा? पाइप पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा, फट भी सकती है। बिजली के तारों के साथ भी यही होता है। हर तार की एक मोटाई होती है जो उसकी करंट ले जाने की क्षमता तय करती है। अगर आप एक 1.5 mm के पतले तार पर 2000 वॉट का हीटर चला देंगे तो आप उस तार से उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बिजली खींच रहे हैं। तो वो तार गर्म होने लगेगा? बहुत ज्यादा गर्म। ये गर्मी तार के ऊपर की प्लास्टिक की परत यानी इंसुलेशन को पिघलाना शुरू कर देगी। और इंसुलेशन पिघला तो नंगे तार बाहर आ जाएंगे जो आपस में छूकर शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और दीवारों के अंदर आग लगा सकते हैं। इसीलिए सही उपकरण के लिए सही मोटाई का तार इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब मुझे पूरा सिस्टम एक शरीर की तरह साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन अगर कोई इन लक्षणों को पहचानकर खुद कुछ ठीक करना चाहे तो गाइड का सबसे जरूरी नियम क्या है? गाइड के अंत में जो नियम है वो असल में पहला और सबसे जरूरी नियम होना चाहिए। ये बिजली के काम का गोल्डन रूल है। और वो क्या है? कोई भी काम करने से पहले मेन सप्लाई बंद करें और बंद करने के बाद टेस्टर से जांच जरूर करें। सिर्फ मेन स्विच बंद कर देना काफी क्यों नहीं है? क्योंकि मान लेना बिजली के काम में सबसे खतरनाक शब्द है। हो सकता है आपने गलत एमसीबी बंद कर दिया हो या वायरिंग में कोई ऐसी गड़बड़ हो कि स्विच बंद होने के बाद भी तार में करंट आ रहा हो। टेस्टर एक छोटा सा सस्ता सा टूल है, लेकिन वो आपकी उंगली और जिंदा तार के बीच का फर्क है। सही बात है। मेन एमसीबी गिराने के बाद भी जिस तार पर आप काम करने वाले हैं उससे छूने से ठीक पहले टेस्टर से एक बार चेक कर लेना। ये एक छोटा सा कदम है जो आपको जीवन भर के पछतावे से बचा सकता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हमारे घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमसे लगातार बात करता है। हाँ। एमसीबी का गिरना एक चीख है, पंखे का धीमा होना एक थकान भरी आ और सॉकेट की चिंगारी एक चेतावनी भरी फुसफुसाहट। क्या बात है। अगर हम इन संकेतों की भाषा सीख लें तो हम एक बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। आज हमने हर लक्षण को अलग अलग समझा, पर अब ये सोचिए कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके इलाके में आने वाला लो वोल्टेज, मतलब लो ब्लड प्रेशर, आपके फ्रिज की मोटर को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर रहा हो, जिससे वो ओवरलोड हो रही हो और इस ओवरलोड की वजह से उसकी तार धीरे धीरे गर्म हो रही हो, यानी उसे बुखार चढ़ रहा हो? ये तो एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाकई एक शरीर की तरह काम करता है, जहां एक हिस्से की समस्या का असर दूसरे हिस्से पर भी पड़ सकता है। एक लक्षण को पढ़ना अच्छा है, पर पूरे सिस्टम के स्वास्थ्य को समझना ही असली बुद्धिमानी।